सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू सीरीज को, जिसकी कहानी होने वाली है एक बहुत ही कमजोर लड़के की, जो कि एक समय पर बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का होता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसके साथ में होता है एक मिरेकल, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत ही फास्ट कल्टीवेशन करने की एबिलिटी आ जाती है। इसके बाद अब वो कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है, अपनी फैमिली का बदला लेता है, इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें कुछ माउंटेन्स को दिखाते हुए, जहाँ पर हम लोग जमीन को फाड़ते हुए निकलते हुए देख पाते हैं एक ड्रैगन को, जिसकी बॉडी थंडर पावर से फुली चार्ज होती है। इसकी यहाँ पर एक्चुअली में फाइट होने वाली होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में, जो कि अभी वेकअप हुआ था। इसी वजह से इस ड्रैगन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इस मोमेंट पर तभी हमारा हीरो आता है स्पिरिचुअल विंग्स की मदद से, जो कि अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसको चीरने की कोशिश करने लगा था, उसको मारने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस ड्रैगन के पास में पावर होती है थंडर ब्रीथ की, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थी। कि जैसे ही हमारे हीरो ने उसको मारने की कोशिश की थी, तो वो ड्रैगन अपने टेल की मदद से एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है उसके ऊपर। वो माउंटेन्स को ब्रेक करते हुए काफी पीछे चला गया था। जिस मोमेंट पर तभी ये दोनों के दोनों आमने सामने से अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और हमला भी कर देते हैं, और केवल इस एक हमले ने पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को तबाह करके रख दिया था। जिसके बाद अब हमें एक नरेटिंग वॉइस के द्वारा बताया जा रहा था कि इसको असल में कहते हैं टियानवू कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के ऊपर मार्शल आर्ट्स का एक ऐसा दौर चालू हो चुका था, जहाँ पर आइस, फायर, विंड एंड थंडर की पावर को रखने वाले लोगों को माना जाता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। मानो ऐसा कहा जाता है कि ये तो है गॉड के बराबर, जहाँ पर हमें गॉड लेवल की फाइट को भी दिखाया जा रहा था। हमें बताया जाता है कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो कि रखते हैं एलिमेंट्स की पावर को, उनकी पावर्स आती हैं एंशिएंट वर्टेक्स से। लेकिन साथ ही साथ हमें बताया जाता है एक मैग्नोलिया सिटी के बारे में, जहाँ पर एक बंदा होता है जिसकी बॉडी के अंदर कभी भी कल्टीवेशन अवेकन ही नहीं हुआ था। वो लड़का अभी केवल होता है वर्लपूल के लेवल में। जिस फाइट के बाद अब हमें दिखाया जाता है मैग्नोलिया सिटी को, जहाँ पर मेजर फैमिलीज के घरों को दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है वहाँ के जंगल का सीन, जहाँ पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपने पंचेस को बहुत ही जोरों के साथ में हिट कर रहा था एक पेड़ से, क्योंकि यही होता है हमारी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट। इसकी बॉडी में अभी तक कल्टीवेशन भी अवेकन नहीं हुआ था। ये असल में होता है फैंग फैमिली का यंग मास्टर, इसका असल में नाम होता है मिस्टर डोंग फैंग, या फिर हम उसको हाउ भी बुला सकते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक अकेडमी का सीन, जहाँ पर डोंग फैंग के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तो एक लूजर है, फिर आकर उसको एक डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कैसे ही कर लिया जाएगा। जो बात सुनकर तभी एक लड़की जो कि वहीं पे खड़ी हुई थी, वो ये कहने लगती है कि आपको उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, वो मेहनत करेगा तो बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा जिंग टियानवू में। लेकिन उसके डैड तुरंत ही उसको चुप करा देते हैं कि जिंगर तुम शांत हो जाओ। जिस मोमेंट पर तभी एक बंदा जो कि वहीं पे खड़ा हुआ था, वो ये कहने लगता है कि एक ऐसा मीडियोकर पर्सन जो कि अभी तक टियानवू वर्लपूल में भी नहीं पहुंचा, आखिर वो मेरा डिसाइपल बन भी कैसे सकता है। डोंग फैंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी सच में इतनी औकात है कि तुम मेरे डिसाइपल बन पाओ। जो बातें सुनकर डोंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी फैंग जोंगे कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा कचरे का ढेर आखिर जिंगर के फ्यूचर को केवल बर्बाद ही करेगा, और आने वाले फ्यूचर में मैं भी तुम्हारे कामों के बीच में आऊंगा, इसी वजह से तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जिससे कि तभी डोंग फैंग के पिता सामने आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि मिस्टर जोंग फैंग, आप एक सीनियर होकर अपने जूनियर से आखिर ऐसी बात कैसे कर सकते हो। जोंग फैंग कहने लगता है कि मैं गॉड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ये लड़का तो मेरे सामने धूल बराबर भी नहीं है। बातें सुनने के बाद अब डोंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो ये कहने लगता है कि अगर तुम्हारी क्या ही औकात है मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। मैं ये जानता हूँ कि मैं अभी तक टियानवू वर्लपूल को भी अवेकन नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। कम से कम मैं वो तो नहीं हूँ जो कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। जिसकी वजह से जोंग फैंग ने एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है डोंग फैंग पर। इस अटैक को रोकने के लिए डोंग फैंग के पिता सामने आ जाते हैं, जिसके बाद फिर जोंग फैंग ने यहाँ पर काफी खतरनाक हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। इस अटैक को वो रोक नहीं पाते क्योंकि जोंग फैंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होता है। लेकिन इस मोमेंट पर भी जोंग फैंग रुकने वाला नहीं था, उसने एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को कर दिया था। लीडर फैंग ने भी अपना एक काफी तगड़ा अटैक किया होता है, लेकिन वो इस अटैक को संभाल नहीं पाते। इसकी वजह से थोड़ी ही देर में लीडर फैंग की मौत हो जाती है, और जो डोंग फैंग होता है वो भी उन्हीं के बगल में ही डला हुआ था। वो रेंगते हुए अपने पिता के पास में जाता है और उनको उठाने की कोशिश करने लगता है, जिनके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी। वो कहने लगते हैं कि याद रखना बेटे, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि असली मजबूती ताकतवर होने से नहीं आती, बल्कि ताकतवर वही होता है जो कि दूसरों को बचाने में हेल्प करे। डोंग फैंग कहता है कि पिताजी, मुझे आपके द्वारा कही गई हर एक बात याद है। इसके अगले ही पर लीडर फैंग की यहाँ पर मौत हो जाती है, जिस बात से तभी गुस्से में आकर डोंग फैंग ये कहने लगता है कि जोंग फैंग, तुमने अपनी ताकत के घमंड में आकर एक कमजोर की जान ली है। केवल 1 साल के अंदर ही मैं इतना
ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुमने ये जो इतनी बड़ी गलती की है मेरे पिता को मार के, तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास जरूर से होगा। जिस बात से जोंग फेंग हंसते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जैसा कचरा मुझे 1 साल में ही हरा देगा, मैं अपने कल्टीवेशन को हमेशा हमेशा के लिए ही रोक दूंगा और तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। यही सारी की सारी बातें डोंग फेंग के मन में चल रही थी, जिससे कि वो गुस्से में पेड़ पर हिट कर रहा था। उसके हाथों से खून भी निकलने लगा था, लेकिन डोंग फेंग चाहकर भी अभी तक अपने पावर लेवल को जरा सा भी नहीं बढ़ा पाया है। उसे खुद भी ये पता नहीं है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसका पावर लेवल बढ़ जाए। वो ये कहने लगता है कि आखिर मैं अपने टियान वर्लपूल को अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाया हूँ, जिस बात से उसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था और वो याद करने लग जाता है अपने पिता को। लेकिन फिर अब उसी मोमेंट पर डोंग फेंग को अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ पर लिटिल जिंगर उसके पास में आती है और उससे ये कहने लगती है कि हाँ, आप अपने बॉडी के अंदर कल्टीवेशन अवेकन करना चाहते हो, लेकिन प्लीज आप इसके लिए अपने आप को हर्ट मत कीजिए। डोंग फेंग ये बताने लगता है कि उसके बचपन में ही उसके सभी के सभी दोस्तों ने वर्लपूल को अवेकन कर लिया था। वो कहने लगता है कि अगर मैं अभी से मेहनत नहीं करूंगा फिर आकर मैं कैसे ही उन लोगों की बराबरी पर पहुंच पाऊंगा। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ से घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि जब जिंगर यहाँ से जा रही थी तो वो ये कहने लगते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सफलता प्राप्त होने में कितना समय लग जाएगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और यही सारी की सारी चीजें डोंग फेंग को मोटिवेट करती हैं। कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। इसीलिए डोंग फेंग तुरंत ही अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर यानबू वर्लपूल अवेकन होना स्टार्ट हो चुका था। जिस मोमेंट पर तभी इसकी बॉडी के अंदर से एक अचानक से ही पर्ल बाहर आ जाता है, जिस पर्ल के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। चीजें देखकर डोंग फेंग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा। जहाँ पर वो पर्ल अचानक से ही ब्रेक हो जाता है, जिसके अंदर से बाहर आ जाती है एक लिटिल फेरी, और यही लिटिल फेरी डोंग फेंग की जिंदगी को बदलने वाली है। वो लिटिल फेरी ये कहने लगते हैं कि मुझे तो सोते हुए काफी समय हो गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसे बंदे के सामने अवेकन होंगी। अभी तक तो मैंने ठीक तरीके से अपनी नींद को भी पूरा नहीं किया था। लिटिल फेरी इसके पास में जाती है और ये कहने लगती है कि अरे रे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मुझे इस कम उम्र वाले घोस्ट के साथ में रहना होगा। जिसके बाद अब उससे कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम मेरी वजह से अब बनने वाले हो न्यू जनरेशन के मार्शल आर्टिस्ट मास्टर, और आज के बाद से हर एक चीज में मैं बनूंगी तुम्हारी मेंटोर। तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ जो भी बाधाएं आएंगी मैं उनसे निपटूंगी। मैं उन सभी से निपटने का तुम्हें तरीका बताऊंगी ताकि तुम अचीव कर सको एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी को। अभी डोंग फेंग कहने लगता है कि वैसे ये मार्शल आर्टिस्ट की गॉड बॉडी क्या होती है। तो फिर लिटिल फेरी ने उसको डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था कि पुराने वक्त में जब इस धरती की शुरुआत हुई थी तब न्यूवा ने ह्यूमन रेस यानी कि इंसानियत को बनाया था, लेकिन उनमें से जो कुछ स्पेशल ह्यूमन बॉडीज थी उनको स्पेशल पावर्स भी मिली थी, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो ह्यूमन तो थे लेकिन उनका बॉडी टाइप थोड़ा सा अलग था। और अगर कोई भी इंसान अपनी बॉडी के अंदर वॉइड वर्लपूल को अवेकन कर लेता है तो न सिर्फ उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि आने वाले समय में वो बन पाएगा एक ट्रू मार्शल मास्टर। जो बातें सुनने के बाद तो डोंग फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो कहने लगता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर मैं कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा। यानी कि मतलब यही है कि मेरी बॉडी के अंदर भी कल्टीवेशन अवेकन हो सकता है। लिटिल फेरी कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसको बताती है कि जैसे ही टियानबू वर्लपूल तुम्हारी बॉडी के अंदर अवेकन हो जाएगा तो समय समय पर तुम्हें अपनी बॉडी में एनर्जी को भी डेवोर करते रहना होगा, और अगर तुमने गलती से भी कल्टीवेशन को रोका तो तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। इसकी बात को सुनकर डोंग फेंग थोड़ा सा डर गया था। लिटिल फेरी उससे कहती है कि डरो मत, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। आगे का फ्यूचर सोच के तुम्हें कम से कम अभी तो नहीं डरना चाहिए। डोंग फेंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा और न ही मैं गिव अप करूंगा। लिटिल फेरी कहते हैं कि ठीक है, जब तुम मेरी बात को मान चुके हो तो मुझे थोड़ा सा और सो लेने दो। जिसके तुरंत ही बाद वो जैसे ही दोबारा से डोंग फेंग की बॉडी में जाने की कोशिश करने लगती है, वो ऐसा कर नहीं पाती। लेकिन डोंग फेंग थोड़ा सा डर गया था क्योंकि लिटिल फेरी अचानक से उसके सामने गिरकर बेहोश सी हो गई थी। डोंग फेंग कहने लगता है कि मुझे बताइए कि आखिर मैं अपने वोर्टेक्स को कैसे ओपन कर पाऊंगा, चाहे वो कितना भी मुश्किलों भरा क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रैक्टिस जरूर से करूंगा। लेकिन तभी वो लिटिल फेरी को देखता है जिसकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, इसीलिए वो उसको उठा के तुरंत ही उसकी बॉडी को शेक करने लगता है। जहाँ पर लिटिल फेरी को होश आता है वो कहने लगते हैं कि बस भी करो यार, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ना कि कोई बच्ची। और अब उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा वर्टेक्स ओपन हो जाए। देखो मैं तुम्हें पहले से ही बता चुकी हूँ कि इसमें मरने के भी चांसेस होंगे। तो डोंग फेंग उसको बताने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में अपने पिता की मौत का बदला लेना है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लिटिल फेरी कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम अभी के अभी तुम्हारे लिए वॉइड हर्ट मेथड को स्टार्ट कर सकती हो। और ये मेथड सिंपल नहीं होता क्योंकि डोंग फेंग पहुंच चुका होता है अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसको अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं उसी के ही पिता, जिनके पास में वो जाने की
की कोशिश करता है तो उन्होंने उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। जिनकी स्पिरिट उसे ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा इंजर्ड हूँ, मैं अपनी फैमिली का हेड होने की पोजीशन को भी गवा चुका हूँ। यहाँ तक कि जिंगर भी उसे ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हुई हूँ। यहाँ तक कि जोंग फैंग भी उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। वो कहने लगता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें तो कुचल दिया जाएगा। यानी कि जो वर्टेक्स को ओपन होने का मेथड था वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। अगर वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो वो डेफिनेटली अपने वर्टेक्स को ओपन भी कर लेगा। बल्कि उसके ऊपर तो काफी सारे स्पिरिट्स भी हमले पर हमले किए जा रहे थे। वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था जोंग फैंग को, जो कि डोंग फैंग के लिए बन चुका है उसका सबसे बड़ा डर। डोंग फैंग उससे भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इन सारी की सारी चीजों से बचने के बाद फाइनली डोंग फैंग की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर अवेकन होना स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि अब डोंग फैंग का स्पिरिचुअल सी भी एक्टिवेट हो चुका था, जिसकी वजह से जो जोंग फैंग का इल्यूजन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो भी डोंग फैंग की स्पिरिचुअल पावर के सामने टिक नहीं पाता। डोंग फैंग अब यहाँ पर वाकई में एक्टिवेट कर चुका होता है अपने वर्लपूल को, जिससे खुश होते हुए तभी उसकी आंख खुलती है और वो कहने लग जाता है लिटिल फेरी से। और ऐसा होने की वजह से डोंग फैंग की बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी भी फील होने लगी। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है डोंग फैंग के घर को, जहाँ पर उसकी मॉम रोई जा रही थी क्योंकि डोंग फैंग के पिता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उस वक्त डोंग फैंग के पिता की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो तो उस वक्त सीरियसली इंजर्ड होकर अनकॉन्शियस हो गए थे। मॉम ये कहने लगती है कि एल्डर्स ने ये बताया है कि तुम्हारे जो पिता हैं अब वो नहीं रहे इस फैमिली के हैं, और न ही उनके पास में कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि उनकी इंजरीज को हील कर सके। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम लोगों को फैमिली से ही निकाल दिया जाएगा। जो बातें सुनने के बाद डोंग फैंग कहने लगता है कि अब तो ये लोग अपनी हद पार कर चुके हैं। इसी वजह से अब वो गुस्से के साथ में यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वह फैंग फैमिली के कुछ और मेंबर्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर भी मौजूद होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाता है डोंग फैंग और वो ये कहने लग जाता है कि आखिर आपने मेरे पिता का इलाज क्यों नहीं किया, यहाँ तक कि आपने तो उन्हें हेड की पदवी से भी हटा दिया। जो बात सुनते ही डोंग के अंकल ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर से ऐसे बात करने की। जहाँ पर उसी अंकल का बेटा होता है जो कि ये कहने लगता है कि केवल 1 महीने बाद यहाँ से 4 ट्राइब्स यंगस्टर्स को भेजा जाएगा हंटिंग के लिए, और जिस एलिजर से तुम्हारे पिता का इलाज होने वाला था वो मैंने यूज कर लिया। जो बात सुनते ही डोंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डोंग फैंग उस पर हिट कर नहीं पाता। तो वे एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि अब बस भी करो, एक तो तुम्हारी वजह से फैंग फैमिली के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर मीडियोकर लोग होते ही नहीं है। अब क्योंकि तुम्हारे पिता भी किसी काम का नहीं रहा, फिर आकर हम उस एलिजर को उसके ऊपर बर्बाद क्यों ही करते। तभी डोंग फैंग कहने लगता है कि आने वाला ये जो हंटिंग ट्रायल है मैं उसको जरूर से जीतूंगा, जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मेरे पिता का इलाज कंटिन्यू कीजिए। इस बात पर वो लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे मीडियोकर लोग भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते होंगे। एल्डर कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे इस बात का वादा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने वादे के मुताबिक कंपटीशन को नहीं जीतोगे मैं तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हें भी फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। डोंग फैंग कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा, आप भी प्लीज उसको मत तोड़ना। और जब डोंग फैंग यहाँ से चला जाता है तो उसका अंकल ये कहने लग जाता है कि एल्डर आपने आकर ऐसे बेकार इंसान को दूसरा मौका ही क्यों दे दिया। तो एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि वो इस कंपटीशन को कभी भी जीत नहीं पाएगा, इसी वजह से वो खुद से ही हमारी फैमिली से चला जाएगा, जिस मौके का इंतजार तो इन लोगों को काफी समय से होता है। जिसके बाद अब हमें जाते हुए डोंग फैंग को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कंपटीशन के बारे में, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ नहीं तो पहुंचना होगा लेवल 5 में। जिस मोमेंट पर तभी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है लिटिल फेरी, जो कि उसे कहने लगती है कि अगर तुम वाकई में केवल 1 ही महीने के अंदर पहुंचना चाहते हो 5th लेवल में, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। डोंग फैंग कहने लगता है कि देखो, तुमने भी मुझसे कहा था कि अगर मैं वर्टेक्स के ओपन होने के बाद प्रैक्टिस को नहीं करूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, इसी वजह से मुझे किसी भी हाल में प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि मेरे पास में मेरी फैमिली को बचाने का यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। और वो लिटिल फेरी को मनाने के लिए उसको दे देता है ग्रिल किया हुआ टेस्टी सा चिकन। लिटिल फेरी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दूंगी कि आखिर तुम्हें क्या क्या करना होगा, जिसको करने के लिए ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर, जहाँ पर लिटिल फेरी डोंग फैंग के कॉम्बैट स्किल को बढ़ाने के लिए उसको दे देती है 2 स्क्रोल्स को, और ये कहने लगती है कि तुम्हें इनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, इसकी वजह से तुम बहुत ही जल्द केवल 1 महीने के अंदर पहुंच जाओगे लेवल 5 में। और इस स्किल को असल में कहते हैं जुआंटी गोंगफा, और ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको 100 साल में एक बार बनाया जाता है। इसको देख के डोंग फैंग खुश हो रहा था, तो लिटिल फेरी उसे ये कहने लगते हैं कि इतने भी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि कल्टीवेशन का रास्ता इतना भी आसान नहीं होता जितना कि तुमने सोचा होगा। अगर तुम अच्छे तरीके से इस पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें इसके नुकसान भी होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इससे डर रहे हो, लेकिन
लेकिन चिंता मत करो। डोंगफेंग कहने लगता है कि जब भी किसी के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको शुरुआत में बहुत ही सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मेहनत भी मुझे मेरी सोच से ज्यादा करनी होगी, इसीलिए सीनियर आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं प्रैक्टिस को करता हूँ। लिटिल फेरी कहते हैं कि ठीक है प्रैक्टिस करो, मैं भी सोने को जा रही हूँ। जिसके बाद अब यहाँ से डोंगफेंग का प्रैक्टिस का दौर शुरू हो चुका था। इन सारे के सारे मूव्स को वो केवल देख कर ही सीख रहा था। वो हर वक्त हर रोज ही प्रैक्टिस करते रहता है। वो जब भी थक जाता तो लिटिल फेरी उसको जगह भी देती थी। प्रैक्टिस करते हुए उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वाकई में अब थोड़े ही समय के अंदर आने लगी होती है उसके अंदर एबिलिटीज। उसकी पंचिंग में पावर बढ़ गई थी, उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ गई थी। वो अपने कल्टीवेशन को भी बढ़ाता है और एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से अब डोंगफेंग बहुत ही जल्द पहुंच चुका होता है मार्शल आर्ट्स के लेवल 5 में। इसके बाद अब हमें डोंगफेंग को सिटी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी इसके सामने आ जाते हैं कुछ बंदे जो कि ये कहने लगते हैं देखो तो जरा अब कौन आ गया है हमारे सामने, मैग्नोलिया सिटी का सबसे बड़ा लूजर, जो कि भले ही फैंग फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन इसने तो फैमिली की नाक कटवा के ही रख दी। ना तो अब तुम्हारे पिता किसी काम के रहे और ना ही तुम किसी काम के हो। यहाँ तक कि अब तो तुम फैंग फैमिली के यंग मास्टर भी नहीं रहे हो। इसी वजह से ये लोग इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे थे। डोंगफेंग कहने लगता है कि यांगुई मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुमसे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी कोई भी बकवास को सुनना चाहता हूँ। जिससे कि वो बंदे ये कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा हम पे हिट करके दिखाओ। जैसे कि तभी उनमें से एक बंदा अटैक करने के लिए जैसे ही जाता है डोंगफेंग के ऊपर, डोंगफेंग ने उसको रोकते हुए अपना ही एक काउंटर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अब तुरंत ये सभी के सभी बंदे एक साथ ही जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। लेकिन डोंगफेंग की एबिलिटीज और पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अकेले ही इन सभी के सभी बंदों को धो के रख दिया था। लेकिन अभी जो उनमें सबसे पावरफुल होता है उसका नाम होता है यांगकुई, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से डोंगफेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और हम देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर होती है। एक समय पर ये दोनों ही रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पर अपने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों ने अपने अपने स्पिरिचुअल पावर के अटैक को कर दिया था। इस अटैक की वजह से यांगकुई को डोंगफेंग की ताकत का अंदाजा हो चुका था। अगर वो चाहे भी तो डोंगफेंग को आज इस फाइट में हरा नहीं पाएगा। इसी वजह से उसके बगल से होते हुए चला जाता है। लेकिन यांगकुई कहने लगता है कि जरा थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि 15 दिन के अंदर जब तुम मुझे मिलोगे कंपटीशन में, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम घुटनों पे आके भीख मांगने के काबिल हो जाओगे। डोंगफेंग कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन। और वहीं से जाते हुए हम दो कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं डोंगफेंग के बारे में। जो डोंगफेंग है वो असल में पहुंच चुका है मार्शल आर्ट के लेवल 5 में, और उसने पहली बार कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका नाम सिटी में हो गया। उसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है डोंगफेंग को, जो कि अपने ही घर के अंदर कर रहा होता है प्रैक्टिस, और उसी के बगल में बैठी हुई लिटिल फेरी खाना खा रही थी। हम देख पाते हैं कि डोंगफेंग अब टाइगर केव टेक्निक की फर्स्ट मूव को हासिल कर चुका था। इसी वजह से अब उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका था कंपटीशन को जीतने के लिए। लेकिन तभी वो लिटिल फेरी को देखता है जो कि अभी भी खाए ही जा रही थी। डोंगफेंग उससे कहता है कि बस भी करो यार, तुम कितना ज्यादा खाती हो। लिटिल फेरी कहती है कि मुझे इसका टेस्ट पहले वाले से कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्या तुम कल मेरे लिए थोड़ा और ला सकते हो। डोंगफेंग उससे कहता है कि तुम लालची होते जा रही हो। वो कहती है कि ज्यादा नहीं, बस मेरे लिए तुम 5 लेकर आ जाओ। लेकिन तभी अचानक से ही डोंगफेंग के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। लिटिल फेरी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि तुम्हें खून की उल्टियां हो जाएं। लेकिन डोंगफेंग की ऐसी हालत किसी और ही वजह से हो रही थी। तभी वो उसकी बॉडी को चेक करती है और ये कहने लगती है कि तुम अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो, इसी वजह से भी प्रैक्टिस को रोक दो। तुम्हारी केवल 5 मेरिडियंस इतना ज्यादा लोड को संभाल नहीं पाएंगे, इसी वजह से तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ रेस्ट भी उतना ही ज्यादा करना होगा। डोंगफेंग कहता है कि देखो मुझे किसी भी हाल में इस कंपटीशन में भाग लेना है, और अगर सीनियर आप मेरी हेल्प करोगी तो मैं डेफिनेटली इसमें कामयाब भी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए 5 गुना मीट को लाने के लिए भी तैयार हूँ। लिटिल फेरी कहती है कि देखो अब 5 से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे तो तुमसे चाहिए पूरे के पूरे 20। जिन दोनों के ही बीच में बार्गेनिंग चलती है और डोंगफेंग अटक जाता है 10 पे। इसके लिए लिटिल फेरी मान जाती है और ये कहती है कि ठीक है मैं इतने में भी काम चला लूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ में चीटिंग नहीं करोगे। और फिर उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मेरिडियंस को ठीक करने का एक तरीका बताती हूँ, जिसके लिए तुम्हें बनना होगा एक चेरी ओटी, जिसके लिए डोंगफेंग को काफी सारी मेडिसिन को लेना होगा। इसका तरीका भी होता है लिटिल फेरी के पास में। इसके लिए वो उसके सामने लेकर आ जाती है एक मेडिसिनल बुक को, जिसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।